नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। चुनावी घपरोल के बीच हम एक बार फिर से हाजिर हैं अपने इलेक्शन स्पेशल साप्ताहिक बुलेटिन के साथ, जिसका नाम है एक्स्ट्रा कवर। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के मतदान में अब सिर्फ 11 दिन ही शेष है। भाजपा फुल स्टार वॉर शुरू कर चुकी है। अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड में चुनावी रैलियां कर चुके हैं। जल्द ही अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह जैसे स्टार्स भी यहां आने वाले हैं और मोदी जी खुद भी 11 अप्रैल को फिर से यहां आकर ऋषिकेश में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस के स्टार प्रचारक सिरे से गायब हैं। बल्कि स्टार प्रचारक तो क्या, कांग्रेस में झंडे डंडों तक का अकाल दिखने लगा है। जिस तेजी से कांग्रेस के नेता पलायन करके भाजपा में शामिल हो रहे हैं, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि कांग्रेस की स्थिति बिल्कुल अपने उत्तराखंड राज्य जैसी हो चली है। वही स्थिति जिसे व्यक्त करते हुए पांडवाज ने अपनी रचना यकुलांस में कहा है कि जुछा यक सब उन्द जया छिन, यक सूख्या मुंगरौट रया छिन, यूमा भी कुछ उन्द चलिया, कुछ अब जानो तैयार हुआ छिन। लेकिन कांग्रेस में बचे रह गए इन सूखे मुंगरोटों में भी कुछ ऐसे जरूर हैं जिनसे हरियाली की उम्मीद की जा रही है। गढ़वाल सीट से चुनाव लड़ रहे गणेश गोदियाल इन्हीं में से एक हैं। हालांकि इसमें भी कांग्रेस से ज्यादा गणेश गोदियाल की निजी मेहनत, स्वतंत्र विचारों वाले एक्टिविस्ट, सामाजिक सांस्कृतिक कार्यकर्ता और सोशल मीडिया का ही योगदान ज्यादा नजर आता है। इसके अलावा कांग्रेस बाकी सीटों पर वाकई कोई बड़ा उलटफेर कर पाएगी, ऐसा दावा तो उसके प्रचंड समर्थक भी नहीं कर पा रहे। कांग्रेस प्रत्याशी जहां भी माहौल बना रहे हैं वो उनका निजी पुरुषार्थ ही है, जबकि भाजपा प्रत्याशी जहां भी चुनाव में है इसमें उनका निजी योगदान औपचारिकता भर का है। उदाहरण के लिए टिहरी से माला राज्य लक्ष्मी शाह को सबसे शीर्ष पर गिना जा सकता है। भाजपा प्रत्याशी पूरी तरह फौज के अंदाज में तैयार किए गए भाजपा संगठन और मोदी मैजिक के बूते चुनाव मैदान में है। इस तरह उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर एक बार फिर से भाजपा से अकेले नरेंद्र मोदी ही प्रत्याशी हैं, जिनका सामना कांग्रेस के 5 अलग अलग कैंडिडेट से है। वैसे मत प्रतिशत के आंकड़ों पर अगर गौर करें तो कांग्रेस उत्तराखंड में भाजपा से कोई बहुत पीछे भी नजर नहीं आती। बीते विधानसभा चुनावों तक दोनों दलों के बीच का ये अंतर घटकर 6% ही रह गया है। लेकिन एक उम्मीद जगाने वाले राष्ट्रीय नेतृत्व का अभाव, अस्त व्यस्त संगठन और अव्यवस्थित तौर तरीके कांग्रेस प्रत्याशियों को चुनाव दर चुनाव संकट में डालते रहे हैं। कांग्रेस के चुनाव अभियान में ये कमियां इस बार भी साफ तौर पर नजर आ रही हैं। वो भले ही भाजपा पर अपने नेताओं को दबाव और प्रलोभन के जरिए तोड़ने का आरोप लगा ले, लेकिन सच ये भी है कि कांग्रेस उज्जवल भविष्य की चाह रखने वाले नेताओं के लिए अब कोई मंजिल ही नहीं रह गई। ऐसे में वॉशिंग मशीन तो दल बदलू नेताओं के लिए अतिरिक्त प्रलोभन है ही। भविष्य की चिंता और वॉशिंग मशीन वाले कॉम्बो पैक का जादू कांग्रेस नेताओं पर पिछले हफ्ते भी देखने को मिला। मतदाता संख्या के लिहाज से प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा सीट धर्मपुर से 3 बार विधायक और पूर्व मंत्री दिनेश अग्रवाल भी कांग्रेस का साथ छोड़ गए। कमाल तो यह है कि धर्मपुर में लगातार 2 हार के बाद दिनेश अग्रवाल अब खुद ही चुनावी राजनीति से दूर हो चुके हैं। यानी वो खुद तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनके परिवार का कोई अन्य सदस्य भी फिलहाल राजनीति में सक्रिय नहीं है। फिर भी उन्होंने उम्र के इस पड़ाव में इतना बड़ा सियासी फैसला लिया है, तो फिर इस गैर सियासी से दिखने वाले एक्ट को किस तरह पढ़ा जाए, कुछ जानता। इसी हफ्ते हरिद्वार से पूर्व में कांग्रेस प्रत्याशी रह चुके एसपी सिंह इंजीनियर भी कांग्रेस को टाटा बाय बाय कर चुके हैं। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव अब आधा निकल चुका है, लेकिन कांग्रेस का एग्जिट गेट है कि बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। इस भगदड़ पर पूर्व सीएम हरीश रावत कह रहे हैं कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो क्या राजनीति में मजबूरी का नाम अब पन्ना प्रमुख हो गया है? वैसे पन्ना प्रमुख हो जाने का सिलसिला भी बड़ा मजेदार है और इसके सबसे दिलचस्प उदाहरण है अपने विजय बहुगुणा। कभी हाईकोर्ट के जज रहे, एक सांसद रहे और सूबे के मुख्यमंत्री तक रह चुके हेमवती के ये नंदन अब पन्ना प्रमुख बने हैं और उन्हीं माला राज्य लक्ष्मी शाह का चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जिन्हें कभी वो मोम की गुड़िया कहा करते थे। क्या बुन तब। वैसे कांग्रेस के डूबती नैया से कूदकर भाजपा के जहाज में सवार ऐसे तमाम पन्ना प्रमुख आज किस स्थिति में हैं, इसे समझने के लिए हम एक बार फिर से पांडवाज की रचना यकुलांस को रूपक मान सकते हैं, जिसमें जगदम्बा चमोला की पंक्तियां कहती हैं, यन ना समझिया उन्द जैकते हैं सब नोटों का नौट्याल बण्या छिन, कुई मंगड़ा छन भीख तकुंद, कुई पैसा पैथर स्याल बण्या छिन। सबूत है यन बोल नहीं सकदू कि तो जैकत है लाचार बण्या पर, सौमा छिन दुई 4 यखा जो तो जैकत है रोठ्याल बण्या छिन। अब भाजपा में जाते ही जो रोठ्याल बन भी गए, वो भाजपा के कोर समर्थकों को तो खटकेंगे ही।
बीते कुछ हफ्तों से जिस तरह भाजपा ने हर दागी बागी को गले लगाने का काम किया है, उससे भाजपा के कोर सपोर्टर भी ये कहने लगे हैं कि ऐसे नेता विपक्ष में रहें तो भ्रष्टाचारी और भाजपा में आ जाएं तो शिष्टाचारी। ऐसे कैसे चलेगा मोदी जी? भ्रष्टाचार को शिष्टाचार का जामा पहनाने की एक पोल 3 अप्रैल को अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने भी खोली। एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि 2014 में भाजपा सरकार बनने के बाद ईडी और सीबीआई के रडार पर आए विपक्ष के 25 नेता जांच का घेरा कसने पर चुपके से भाजपा में शामिल हो गए। इसके बाद इनमें से 23 नेताओं की जांच ठंडे बस्ते में जा चुकी है। कुछ तो इसके बाद भाजपा से अपने अपने प्रदेशों में मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री तक बने हुए हैं। जर्नलिज्म ऑफ करेज टैगलाइन वाले इंडियन एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट तो सिर्फ एक वानगी भर है। देश प्रदेश में ऐसे दर्जनों नेता हैं जो जांच एजेंसियों की औपचारिक घेराबंदी से पहले ही खुद को ड्राई क्लीन के लिए उपलब्ध करा चुके हैं। उत्तराखंड में हर दल बदलने वाले नेता को लेकर अब यही सुगबुगाहट चलने लगी है। इस तरह वॉशिंग मशीन का नैरेटिव अब जमीन पकड़ रहा है। चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद विपक्षी नेताओं की आक्रामक कानूनी घेराबंदी ने इस नैरेटिव को तेज ही किया है। बीच चुनाव में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को भाजपा की वैसी ही चूक माना जा रहा है जैसी गलती कभी मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार ने रामलीला मैदान में अनशन कर रहे बाबा रामदेव को गिरफ्तार करने के साथ की थी। इस तरह एक कथित कमजोर प्रधानमंत्री से लेकर एक कथित मजबूत प्रधानमंत्री तक इतिहास खुद को तटस्थ भाव से दोहराता नजर आ रहा है। भाजपा चुनाव में उतरने से पहले ही विपक्ष को भले ही मटिया मेट कर चुकी हो, लेकिन समर्थकों के बीच पैदा होती इस असहजता को भी पार्टी खूब समझ रही है। इसीलिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सफाई दे रहे हैं कि दागियों को लेने के बावजूद भाजपा उनके दाग नहीं धोएगी। बिल्कुल मैया मोरी मैं नहीं माखन खाइयो की तर्ज पर। है ना ये क्यूट? और इससे भी क्यूट ये है कि 100 चूहे खा के हज को निकलती बिल्ली की तरह अपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कह रहे हैं कि भैया भाजपा में एंट्री के मानक तय होने चाहिए। और हाँ, अब तक ये भी तय नहीं हो पाया है कि भाई हरक सिंह रावत को किस कैटेगरी में रखा जाए, शिष्टाचार या फिर किसी दूसरी वाली कैटेगरी में। हरक एक्सप्रेस ऑफिशियली अभी हॉल्ट पर है। लक्ष्मी राणा और अनुकृति गुसाई की कांग्रेस छोड़ने के बाद कहीं भी ज्वाइनिंग फिलहाल नहीं हो पाई है। इस बीच ये खबर जरूर आ गई कि ईडी की तरफ से हरक परिवार को पूछताछ के लिए भेजे गए समन फिलहाल कुछ समय के लिए टाल दिए गए हैं। वंस अगेन सो क्यूट। बहरहाल वॉशिंग मशीन पर आरोप अपनी जगह है, पर विपक्ष से भी ये सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए कि उसके तमाम नेताओं के कर्म इतने काले क्यों थे कि वो आसानी से ब्लैकमेल हो रहे हैं। ब्लैकमेलर की बदनीयती के बावजूद भ्रष्ट नेताओं का अपराध कम नहीं होता। यहाँ हमें समाज के उस मनोविज्ञान को भी समझना होगा जिसमें अमीर को लूटकर गरीब पिटिया की शादी में थोड़ा बहुत सहयोग करने वाले कुख्यात डाकू को लोग सामाजिक न्याय का मसीहा ही मानने लगते हैं। अपने दौर में सुल्ताना डाकू भी एक तरह का ओल्ड फैशन वॉशिंग मशीन ही तो है। अगर भाजपा भ्रष्ट नेताओं को अपनाने पर सवालों के घेरे में है तो कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों से भी ये सवाल जरूर किया जाना चाहिए कि अथाह भ्रष्टाचार के आरोपी नेताओं को लेकर उनका स्टैंड इतना सॉफ्ट क्यों रहता है। चूंकि भारत में पॉलिटिकल सिस्टम कांग्रेस की ही देन है, इसलिए जिम्मेदारी पहले कांग्रेस पर भी आती है। इधर लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड के स्थानीय मुद्दों की बात करें तो बेरोजगारी और भर्ती परीक्षा लीक का मुद्दा लगभग सभी सीटों पर चर्चा में है। अंकिता भंडारी हत्याकांड खासकर गढ़वाल में चुनावी विमर्श बन रहा है। इस बार अन्य सीटों पर भी राष्ट्रीय मुद्दों के अभाव में स्थानीय मुद्दों का उभार नजर आ रहा है। मतदाता अपने सांसद प्रत्याशी से सड़क, बिजली, पानी, पुल, अस्पताल जैसे बुनियादी सवालों पर जवाब मांग रहे हैं। इस तरह चुनाव में प्रत्याशियों का अपना वजूद भी अहम फैक्टर नजर आने लगा है। टिहरी में राष्ट्रीय दलों के पुराने चेहरों के बजाय एक 26 साल के लड़के का उभार इसका सबसे ताजा उदाहरण है। खैर, केंद्र सरकार को लेकर होने वाले सत्ता विरोधी रुझान को तो मोदी का व्यक्तित्व किसी तरह कुंद कर सकता है, लेकिन राज्य सरकार को लेकर उपजी नाराजगी की कोई काट फिलहाल प्रदेश भाजपा के पास नजर नहीं आ रही। क्योंकि उत्तराखंड एक छोटा सा राज्य है, इस तरह विज्ञापन के दम पर लोकप्रिय, जनप्रिय, धर्म रक्षक के नारों से सुशोभित नेताओं के बड़े बड़े कटआउट के विपरीत पब्लिक को सबके बारे में सब कुछ पता होता है। और जब आप समाज, सियासत और नौकरशाही के सबसे भ्रष्टतम चेहरों को एक साथ एक सुपर कंफर्ट जोन में चहकते नजर आते देखते हैं तो ये चर्चा कुछ जल्दी ही सरेआम हो जाती है। फिर यही गीत बजता है कि इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मेरा। तो बीच समर में अब आलम यह है कि बीते महीने तक जिस समान नागरिक संहिता को राज्य सरकार अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि करार दे रही थी, उसकी चर्चा अब कहीं दूर दूर तक नहीं है। हाँ, हमारे युवा भू कानून और मूल निवास पर जरूर सवाल पूछ रहे हैं, जिसका जवाब कोई देने को तैयार नहीं। आखिर जवाब हो तो दें।
इसी सत्ता विरोधी रुझान के दम पर उत्तराखंड में कांग्रेस प्रत्याशियों को इस बार उम्मीद से थोड़ा बेहतर रिस्पांस मिल रहा है। हालांकि ये साफ है कि लगातार दूसरी बार केंद्र और राज्य की सत्ता से बाहर रहने के बावजूद कांग्रेस में ऐसा कोई गुणात्मक बदलाव नहीं आया कि वो लोगों की उम्मीदों की वाहक बन सके। कांग्रेस शीर्ष पर आज भी एक परिवार नियंत्रित संस्था ही है। वैचारिक तौर पर पार्टी हर मुद्दे पर आज भी सुपर कंफ्यूज है। राहुल गांधी और कांग्रेस की तमाम कार्यक्रमों में सुविचारित रणनीति का घोर अकाल बना हुआ है। राहुल गांधी बीते एक साल में दक्षिण से लेकर उत्तर और पूरब से लेकर पश्चिम तक भारत को पैदल मथ चुके हैं। बावजूद इसके वो 24/7 पॉलिटिकल वर्कर नरेंद्र मोदी के सामने पार्ट टाइमर ही नजर आते हैं। ब्रांड रागा अब इस कदर फीका पड़ चुका है कि वो बारिश, तूफान, गर्मी में पैदल चलकर भी उतनी फुटेज नहीं जुटा पाते जितनी फुटेज नरेंद्र मोदी सुरक्षा कर्मियों के साथ पूरी लाइफ सेविंग किट पहन समुद्र में गोते लगाकर ही जुटा लेते हैं। राहुल गांधी के पास विचार और कार्यक्रम के तौर पर कुछ है तो सिर्फ नरेंद्र मोदी का खंडन है। ये ठीक ऐसे ही है जैसे बाल ठाकरे के जमाने वाली शिवसेना मुंबई में भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच के दौरान पिच खोदने की धमकी देती थी। बावजूद इसके तब भारत पाकिस्तान के बीच खूब क्रिकेट खेला गया, जिसका आनंद करोड़ों क्रिकेट प्रेमी उठाते रहे। पाकिस्तान का विरोध बाल ठाकरे का निजी शगल भर साबित हुआ। आज राहुल गांधी इसी शगल में जी रहे हैं। उनके साथी भी मानते हैं कि भाजपा और नरेंद्र मोदी से जब भी पब्लिक का मोह भंग होगा, बुरी से बुरी स्थिति में भी उसका लाभ कांग्रेस को ही मिलेगा। इस तरह कांग्रेस और राहुल गांधी बस अच्छे दिनों की आस में अपना बुरा वक्त काट रहे हैं। बहरहाल हम उत्तराखंड में वापस लौटते हैं, जहां कांग्रेस अपने राष्ट्रीय संगठन से जुदा नहीं है। कांग्रेस में फैमिली फर्स्ट के नारे पर चलते हुए हरीश रावत इस बार अपने फर्जंद वीरेंद्र रावत को हरिद्वार से पॉलिटिकली लॉन्च कर चुके हैं। बीते विधानसभा चुनाव में हरीश रावत खुद और उनकी बेटी अनुपमा कांग्रेस प्रत्याशी बने थे। सामाजिक न्याय के लिए जातीय जनगणना की पैरवी करने वाले राहुल गांधी अपने जमीनी वर्कर का हक मारकर जब इसे कुछ परिवारों तक सीमित कर देते हैं तो उन्हें अपने वादों के खोखलेपन का एहसास तक नहीं होता। गढ़वाल में गणेश गोदियाल को छोड़ भी दें तो बाकी सीटों से कांग्रेस प्रत्याशी भी महज खुद को नेता बनाने के लिए चुनाव मैदान में है। उनके पास भी कोई विजन या कोई विचार हो, ऐसा दूर दूर तक नजर नहीं आता। बाकी टिहरी से कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत सिंह गुंसोला का तो तकिया कलाम ही है, वे जालू वे जालू। चलते चलते इस चुनाव की सबसे हॉट सीट गढ़वाल पर भी एक नजर मार लेते हैं। यहाँ मुकाबला अब सुपर ओवर तक जाता नजर आ रहा है। गणेश गोदियाल मिट्टी में मिल चुकी कांग्रेस को जहां कतरा कतरा जोड़कर फिर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं लंबे समय से सीएम इन वेटिंग आंके जा रहे अनिल बलूनी के लिए खुद भाजपा का एक गुट गढ़वाल सीट को फंसा देने का नैरेटिव बन रहा है। मलाईदार पदों पर बैठे लोगों के लिए बेशर्मी से बैटिंग करने वाले कुछ पत्रकार चुपके से ये संदेश दे रहे हैं कि गढ़वाल जीतना इस बार मुश्किल है। तो बात यह कि सोशल मीडिया पर मोदी जी का परिवार लिखने से परिवार नहीं बनता। परिवार को बनाने के लिए भावनाएं भी चाहिए होती हैं, बशर्ते ये भावना दुर्भावना की शक्ल में ना हो। तो ये था इस हफ्ते का एक्स्ट्रा कवर। हमेशा की तरह अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाएं। ये प्रोग्राम आपको पसंद आया हो तो इसे अपने परिचितों के साथ शेयर जरूर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सुझाव या सूचना हो तो आप हमें इस मेल आईडी पर लिखकर भेज सकते हैं। अगले हफ्ते फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए सिमनिया पैलाग, नमस्कार।